हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका अक्सर 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को अवश्य तैयार करना है, अन्यथा आपका ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा। अगर ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया तो आपका ये 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। कितने का मिलेगा? 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न को अवश्य तैयार करें, इस प्रश्न को छोड़े ना। ठीक है नहीं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है जो तैयार नहीं होगा, बहुत ही सिंपल भाषा में है और ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है नहीं, ना तो इसमें डेरिवेशन है जो डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, यानी कि एक तरह से व्याख्यात्मक प्रश्न है। कैसा है? एक व्याख्यात्मक प्रश्न। ठीक है नहीं, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था प्रत्यावर्त धारा जनित्र के बारे में। ठीक है नहीं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो भी एक व्याख्यात्मक प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। इसलिए उसको जाकर के तैयार कर लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ये भी एक क्या है, व्याख्यात्मक प्रश्न है और इस प्रश्न को हम बारीकी से देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम इसकी रचना भी देखेंगे, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्रिया विधि क्या होती है, और थोड़ी सी इसकी गणना भी करके देख लेंगे ताकि हमें पता पड़ सके कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है पहले समझेंगे। ट्रांसफार्मर, ठीक है नहीं, ट्रांसफार्मर है क्या चीज? आपने अक्सर ट्रांसफार्मर को देखा होगा, कहाँ देखा होगा? गांव के कस्बा, जो गांव कस्बा होते हैं उनके बाहर देखा होगा, रखा हुआ, या आप कहीं बिजली घर पर गए होंगे वहां पर आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर का रखा हुआ देखा होगा। ठीक है, पहले एक चार्जर आता था, यानी कि आपका जो 50 रुपए वाला आता था, यानी कीपैड फोन को चार्ज करने वाला, तो उसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता था। और कभी कभी घरों के अंदर जो स्टेबलाइजर होता है, वोल्टेज कम करना ज्यादा करने का काम करता है, वो भी, उसमें भी ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा। ठीक है नहीं, ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा आपके गांव के बाहर भी लगा हुआ होता है। ठीक है नहीं, बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं उन पर, वहां पर भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर को आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। इन ट्रांसफार्मर कार्य क्या होता है? इन ट्रांसफार्मर कार्य ये होता है कि ये देखिए, कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ये गलत बात है, एसी को डीसी में नहीं बदलता है। ठीक है नहीं, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है, वो एसी को डीसी में नहीं बदलता है, वो एसी को एसी में ही बदलता है, परंतु एसी को, यानी कि जो एसी है हाई वोल्टेज है उसको कम कर देगा, कम करने का काम कर सकता है, और कम को ज्यादा करने का काम कर सकता है, जो कि आपका ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा कि देखिए इतनी दूर से जो लाइट आती है, आपकी वोल्टेज आते हैं, वो इतनी हाई वोल्टेज में कैसे आ जाता है, इतनी कैसे वहां पर मतलब उत्पादन बिजली का हो रहा होगा। ठीक है नहीं, तो वहां पर ट्रांसफार्मर लगे हैं, वो लाइट जो वोल्टेज है उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है नहीं, तो ट्रांसफार्मर काम क्या है आप समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में नहीं बदलता है, एसी को एसी में ही बदलता है, परंतु इतना ध्यान रखना है कि एसी जो करंट होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा को कम और ज्यादा करने का काम करता है। कहने का मतलब ये है, ट्रांसफार्मर काम होता है वोल्टेज को ज्यादा करने का और वोल्टेज को कम करने का, बस यही कार्य होता है ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर एक मशीन है। क्या है? एक मशीन। ठीक है नहीं, जैसे जनित्र क्या थी, एक मशीन थी, ऐसे ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक मशीन होता है। ठीक है नहीं, गांव से पहले इसको लगाया जाता है ताकि वहां से वोल्टेज को यानी सीमित वोल्टेज को ही आपके घरों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है नहीं, तो चलिए ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं, ट्रांसफार्मर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो ट्रांसफार्मर के बारे में समझिए सबसे पहले, इंग्लिश में भी इसे ट्रांसफार्मर ही बोला जाता है। ठीक है नहीं, अब देखिए ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एसी को आप, यानी आपका मतलब ऊपर करना, बढ़ाना। ठीक है नहीं,
एसी का डाउन, यानी एसी को डाउन करना, यानी कि एसी को बढ़ाना और एसी को कम करना। यानी कि हम एसी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और एसी वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। किससे? यानी कि ट्रांसफार्मर की मदद से हम एसी को घटा और बढ़ा सकते हैं। क्लियर? इसकी परिभाषा क्या होती है समझिए, परिभाषा से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम तथा ज्यादा करने का कार्य करता है। ठीक है नी, कार्य करता है। तो इस प्रकार की युक्ति को हम ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है नी, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम तथा ज्यादा करने का कार्य करती है। ठीक है नी, यहाँ पर कार्य करती है। तो इस प्रकार की युक्ति को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि वोल्टेज को अप करना, वोल्टेज को डाउन करना किसका काम होता है? ट्रांसफार्मर का काम होता है। अन्यथा आप समझिए, आपके जो बाहर से लाइट आ रही है 11,000 लाइन आ रही है, अगर आपके घर में 11,000 ही वोल्टेज आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पर टीवी, पंखा, कूलर जो भी है सब भड़क जाएगा, यानी कि सब खराब हो जाएगा। ठीक है नी, इसलिए बाहर कस्बे में क्या करते हैं, बाहर कस्बे से बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है ताकि वोल्टेज सीमित मात्रा में आए। ठीक है नी, तो वही कार्य होता है यानी कि वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को घटाने का काम करता है। यानी कि एसी को एसी में रखता है, डीसी में नहीं बदलता है। क्लियर? ट्रांसफार्मर यहां तो समझ में आया, ये इसकी परिभाषा है। अच्छा, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, T4 ट्रांसफार्मर। ठीक है नी, इसका मतलब पहला वाला जो है इसको हम बोलते हैं हिंदी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब बढ़ाना, ऊंचाई मतलब उच्च वोल्टेज। ठीक है नी, ऊंचाई का मतलब क्या होता है? उच्च वोल्टेज। जो क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि डाउन करने का काम करेगा, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर स्टूडेंट? तो ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अच्छा, आपको यहां पर समझना होगा कि ट्रांसफार्मर की रचना क्या होती है। अभी हम इनके बारे में भी जानेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है ऊंचाई और जो अपचाई ट्रांसफार्मर है, इनकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया है। अब देखिए ट्रांसफार्मर को बनाया किस प्रकार से जाता है, समझिए। आपने ट्रांसफार्मर को कभी खोला होगा, घर के अंदर आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर छोटी छोटी पत्ती होती है, ई के आकार की होती है, कोई आयताकार होती है। मतलब ये है कि अलग अलग टाइप से वो पत्तियां होती हैं। अब एक ही लोहा को लेकर नहीं बनाते हैं। जहां पर आपको दिखाई दे रहा ट्रांसफार्मर जो पत्ती होती है वो नर्म लोहे की होती है। किसकी होती है? नर्म लोहे की होती है। और नर्म लोहे की क्रोड को यानी कि पत्तियां लेकर के आपस में चिपकाते हैं और चिपका करके पट्टलदार एक मोटी क्रोड बना लेते हैं। अब उस पर हम कॉपर के तार को लपेटते हैं और उस पर कॉपर के तार को लपेट करके ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। कितनी होती हैं? दो कुंडलियां। एक होती है प्राथमिक कॉइल्स और एक दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल्स। अब देखिए प्राथमिक कॉइल्स जो होती है इसको प्राथमिकता क्यों दी जाती है? प्राथमिक कॉइल वो देखिए वहां लगाई जाती है यहां से वोल्टेज दिया जाए, वहां जहां से वोल्टेज दिया जाता है। और सेकेंडरी कॉइल्स का मतलब ये है कि यानी कि यहां से वोल्टेज निर्गत होता है, कितना वोल्टेज बना रही है, ज्यादा या कम। ठीक है नी, तो वो होती है सेकेंडरी कॉइल। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राथमिक और सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक कॉइल, यानी कि द्वितीयक कुंडली। ठीक है नी, कॉपर की बनी हुई होती है। कॉपर के तारों को लपेट करके यानी कि पास पास बहुत लपेट करके बनाया जाता है। ठीक है, और ये फेरों की संख्या अपने सीमित ट्रांसफार्मर के आधार पर इसको मतलब भरा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो हमने पट्टलदार जो पत्तियां ली थी उन पत्तियों को आपस में चिपका करके हमने क्या किया, आपस में चिपका करके। अब देखो ऐसे भी नहीं है कि यानी कि हमने नरम लोहे की पत्तियां ली आपस में ऐसे चिपका दी, नहीं, उनको वार्निश में बोर करके यानी कि उनके ऊपर एक विद्युत रोधी लेप लगा करके फिर आपस में उन्हें चिपकाया जाता है। ठीक है नी, पत्तियों को फिर उनके ऊपर से कॉपर का तार लगाया जाता है ताकि ईडी करंट पैदा ना हो। ईडी करंट पैदा होने से क्या होता है कि धारा की हानि हो जाती है। क्लियर? हाँ, तो समझिए यहाँ पर ये आपको ऐसे आयताकार दिखाई दे रहा है। ये आयताकार जो आपको दिखाई दे रहा है, आयताकार या वर्गाकार जैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में सब खाली होता है। इस प्रकार से जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है ये एक पत्ती नहीं है,
एक ये देखिए नर्म लोहे की क्रोड होती है, परंतु नर्म लोहे की क्रोड बनी कैसे है? ये पतली पतली पट्टियां होती हैं और इनको वार्निश में बोर करके आपस में चिपका करके एक मोटी परत बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं नर्म लोहे की क्रोड। और इस क्रोड पर हम क्या करते हैं, कॉपर के तारों के फेरे लगाते हैं इस प्रकार से, ठीक है नहीं, ऐसे करके हमने लगा दिए हैं, ऐसे यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाली है इसे हम बोलते हैं प्राथमिक कॉइल, इसे मैं पी नाम दे देता हूं, और इसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, इसे मैं एस नाम देता हूं, सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से दो दो इसमें क्या होती हैं, कॉइल्स होती हैं, कुंडली होती हैं, ठीक है नहीं, दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली और दूसरी द्वितीयक कुंडली, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि जब हम इसमें धारा देंगे तो इसमें धारा कैसे पहुंच जाएगी, ठीक है नहीं, वो जाती है विद्युत चुंबकीय पेड़ के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है नहीं। यानी कहने का मतलब यह कि ये होता है अन्योन प्रेरण, अन्योन पेड़ की घटना होती है, और जिसमें प्रेरण की घटना होने के कारण इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी रचना के बारे में देखते हैं। रचना क्या कहती है कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। कितनी होती हैं? दो कुंडलियां। जैसे जैसे बता रहा हूं उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखना ही नहीं है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी द्वितीयक कुंडली होती है, जो नर्म लोहे की पट्टल बनी क्रोड पर कॉपर के तार को लपेट करके बनाई जाती है, ठीक है नहीं, बनाई जाती है, ठीक है नहीं, इतना आपको ध्यान रखना है, बनाई जाती है, ठीक है नहीं। दोनों कुंडलियों के मध्य भाग में कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। यहाँ पर जो होता है कुचालक पदार्थ कुछ ही भर सकते हैं, तेल वगैरह भर सकते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर कुचालक पदार्थ वगैरह भर देते हैं। यहाँ भरिए या मत भरिए, या यहाँ पर आपका क्या होता है, कोई तेल में बोर दिया जाता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर ऑयल्स भरा जाता है, तो यहाँ पर वो भरा हुआ होता है, ठीक है, ताकि ईडी करंट पैदा ना हो, तो यहाँ पर हम कुचालक पदार्थ भर देते हैं, ठीक। अब देखिए होता क्या है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर होता है, ये इसकी रचना होती है, ज्यादा बड़ी रचना नहीं है कि, यानी हमने क्या बताया, ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी द्वितीय कुंडली होती है, ठीक है नहीं, जो नर्म लोहे की पट्टल बनी क्रोड पर कॉपर के तार को लपेट करके बनाई जाती है। तो दोनों कुंडलियों के मध्य भाग में कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। तो इस प्रकार बनी युक्ति को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। थोड़ा सा आप आगे और लिख लेंगे, इस प्रकार बनी युक्ति को क्या कहते हैं, हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर? तो ये इसका क्या होता है, डायग्राम होता है जो बोर्ड में आपको बनाना है, ठीक है नहीं, क्या होता है ये डायग्राम, ये प्राथमिक कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल्स, और किसकी बनी होती है, कॉपर की, ठीक। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि यानी कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो इन दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर को यहां पर हम देखेंगे। उससे पहले आपको करना क्या है, इसका सिद्धांत लिखना है। क्या लिखना है? सिद्धांत। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सिद्धांत देखते हैं, फिर हम इन दोनों प्रकार के तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं हम किसके सिद्धांत की बारे में बात करते हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन पेड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये अन्योन पेड़ क्या होता है, ये अन्योन पेड़ क्या होता है, अन्योन पेड़ को आपको समझना है तो उसके लिए आपको समझना होगा, ठीक है नहीं। देखिए अन्योन पेड़ क्या होता है, पहले आपको समझना है स्वप्रेरण। देखिए स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कि यानी कि स्वतः ही प्रेरित हो जाना, यानी कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करें, कैसी धारा, परिवर्ती धारा, बदलती हुई धारा, तो ये होता है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से उस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे वो कुंडली स्वतः ही प्रेरित हो जाती है और एक और धारा उत्पन्न कर देती है जो मूल धारा के विपरीत होती है। तो इस घटना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। परंतु यही घटना दूसरी कुंडली में हो, यानी कि एक कुंडली ये है और एक कुंडली ये है, उसी के बाजू में रखी है, अगर हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करें, परिवर्ती धारा, और दूसरी कुंडली में क्या हो, उसमें पेड़ की घटना हो, तो उसे बोलते हैं अन्योन प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण। जिससे क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है दूसरी कुंडली के अंदर, ठीक है नहीं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? तो समझिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कुंडली है, ये कुंडली है आपके पास, क्या है, एक कुंडली। क्लियर? ये कुंडली है। इस कुंडली के पास में आपकी एक और कुंडली यहाँ पर रखी हुई है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ऐसे करके। इसमें आपने धारा दी, ऐसे करके धारा इसमें आपने दी। क्लियर? तो ये धारा जब इसमें आप दोगे तो क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ऐसे करके, और इसमें बल रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे करके बल रेखाएं निकलती हैं। ये बल रेखाएं जो होती हैं
ये बल रेखाएं दूसरी कुंडली से गुजरती हैं और इसके अंदर भी एक धारा प्रेरित हो जाती है, इसे बोलते हैं हम क्या, प्रेरित धारा। क्लियर। तो इस प्रकार से इसमें क्या होती हैं, बल रेखाएं गुजरती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बल रेखाएं जब इसमें से गुजरेगी इस प्रकार से, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अन्योन प्रेरण। जब दूसरी कुंडली में क्या हो जाए, धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जो ये ट्रांसफार्मर होता है वे अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अन्योन प्रेरण क्या होता है समझिए। तो मैं समझाया आपको कि दूसरी कुंडली क्या हो जाए, प्रेरित हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अन्योन प्रेरण की घटना। क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण की घटना। तो समझिए ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं, आपको यहाँ पर देखिए एक पहली कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है। तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये ऑस्टर ने बताया था कि यानी कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र इस नर्म लोहे से होते हुए कहाँ जाएगा, दूसरी कुंडली के पास जाएगा और इसमें क्या करेगा, फ्लक्स में परिवर्तन करेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो धारा दे रहे हैं हम, कैसी धारा है, बदलती हुई धारा, प्रत्यावर्ती स्रोत दे रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा और ये घटना होती है अन्योन प्रेरण की घटना। ठीक है नी। तो जब हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में क्या हो रहा है, धारा उत्पन्न हो जाए, यानी कि वोल्टता उत्पन्न हो जाए, तो उसे बोलते हैं अन्योन प्रेरण। तो समझिए ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली में अन्योन प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करेगा, क्योंकि धारा ये क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो परिवर्ती धारा है। तो ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस पे काम करता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है। इतने आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बताया कि जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब ये, जब हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र इस नर्म लोहे से होते हुए, अब देखिए नर्म लोहे की कोर क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये शीघ्रता से चुंबकित हो जाती है और विचुंबकित भी हो जाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को लौटा देती है वापस। ठीक है नहीं। तो ऐसे ही तो ये क्या होगा, जैसे इस कुंडली में क्या होगा, धारा देंगे तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र से नर्म लोहे से होते इस कुंडली से गुजरते हुए ऐसा करके चलेगा, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस घटना को कहते हैं अन्योन प्रेरण की घटना। इसलिए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर। इसमें दो कुंडली है, प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली। ये वाली सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है नहीं, प्राइमरी कॉइल्स, सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है नहीं। प्रथम कुंडली, द्वितीय कुंडली। हमेशा प्रत्यावर्ती स्रोत को प्राथमिक कुंडली से ही जोड़ते हैं और निर्गत वोल्टता हमें द्वितीय कुंडली से ही मिलती है। अगर किसी को जोड़ना होगा तो यहाँ पे जोड़ेंगे और जो मिलेगा हमको निर्गत वो यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये होता है इसका सिद्धांत। अब इसके बाद आता है कि ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, देखिए स्टेप अप का मतलब यानी कि वोल्टता को बढ़ाने का काम करे, जो वोल्टता बढ़ाए। वोल्टता कैसे बढ़ेगी, यानी कि देखिए समझिए, अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या कम कर दें और इस कुंडली में ज्यादा कर दें, तो आप बताइए जैसे इसमें धारा जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न होगा और फ्लक्स रेखा इससे गुजरेंगी। फैराडे ने बताया था कि जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है तो वहां फ्लक्स परिवर्तन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा और जहां फ्लक्स परिवर्तन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा तो वहां प्रेरित विद्युत बल ज्यादा मिलेगा। तो फैराडे के नियम से ही तो हो रहा है सब कुछ ये। तो यहाँ पर देखिए फेरे कम है, यहाँ पर फेरे कम है और इस वाले फेरे ज्यादा है कुंडली दूसरी वाली में, निर्गत कुंडली में। तो यहाँ प्रेरित विद्युत बल ज्यादा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर कहते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है नहीं, अभी मैं लिखवा भी दूंगा आपको। ठीक है, पहले समझ लीजिए। तो मैंने क्या बताया, प्राथमिक कुंडली में फेरों संख्या कम हो, दूसरी कुंडली में फेरों संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर कहते हैं हम क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर करता क्या है, ये वोल्टता को बढ़ाने का काम करता है। ये ट्रांसफार्मर आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, ये ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा पावर प्लांट जो होते हैं बिजली के, यहाँ पर कई हजार वोल्टेज की क्या होती है, सप्लाई होती है। और वो वोल्टेज कहाँ आते हैं, हमारे बाहर यहाँ पर कस्बे में ट्रांसफार्मर लगा वहां पर आकर गिरते हैं। तो आप समझिए वो 11,000 वोल्टेज जहां तक आ पाता है। ठीक है नहीं, हाई वोल्टेज वो 11,000 वोल्टेज हमें यहाँ मिलता है और वो 11,000 वोल्टेज हमारे घर में नहीं आता है, हमारे यहाँ पर भी बाहर गांव के अंदर, बाहर गांव से एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उस ट्रांसफार्मर पर जाकर गिरती है, यानी वो वोल्टता को कम कर देता है ताकि हमारे घर में जो भी उपकरण है
उतना ही वोल्टेज यहाँ पर मिल सके, नहीं तो यहाँ के सारे वोल्टेज जैसे आएगा 11,000 तो टीवी पंखा सब भड़क जाएगा, यानी कि सारे के सारे खराब हो जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर जो लगा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जब प्राथमिक कुंडली में फेरों संख्या हम क्या कर दें, ज्यादा कर दें, और द्वितीय कुंडली फेरों संख्या कम कर दें, तो ये तो निर्गत वोल्टता है। तो यहां से आप समझिए फेरे संख्या कम हो गई तो फ्लक्स भी कम हो गया, फ्लक्स कम हुआ तो प्रेरित विद्युत बल कम हो गया फैराडे के नियम के अनुसार। तो इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है, हमें कम वोल्टता मिलता है। तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आपको पता ही है कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है आपको, यानी कि आपके जो आपका बाहर कस्बा में जो लगा हुआ होता है, बाहर गांव के बाहर, वो भी क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। चार्जर के अंदर भी कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कम वोल्टेज तो मिलता नहीं, तो फोन के अंदर सीधा सीधा लाइट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा फोन। ठीक है नहीं, ये होता है आपका स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत होता है, सिद्धांत को आपको समझना है, ये अननोन पीरियड के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें उम्मीद करते हैं ये वाला सिद्धांत तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, उसके बाद क्रिया विधि, उसके बाद की गणना देखेंगे, बाकी बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर हम, यानी कि ट्रांसफार्मर के प्रकार की। तो हमने दो प्रकार के ट्रांसफार्मर बताए थे आपको। पहला बताया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, T4 ट्रांसफार्मर। ठीक है नहीं, तो इसको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर काम क्या होता है समझिए, ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को ज्यादा करने का काम करता है, तथा इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली P में फेरों की संख्या दूसरी कुंडली S के फेरों की संख्या से कम होती है। यानी पहली वाली कुंडली में फेरों संख्या कम होगी और दूसरी वाले में ज्यादा होगी। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर? इसका मतलब ये है कि पहली कुंडली जो प्राथमिक कुंडली है, जहां से हम वोल्टता देते हैं, वहां पर उसकी फेरों संख्या कम होगी, और सेकेंडरी वाली जहां से हम वोल्टता निर्गत वोल्टता लेते हैं, वहां पर फेरों संख्या ज्यादा होगी। ठीक है नहीं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। ये वाला जो मैंने बनाया है, इसमें हमने क्या किया, इसमें फेरों संख्या कम रखी है और इस वाले में ज्यादा रखी है। ठीक है नहीं, इसे प्राथमिक कॉइल्स और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है नहीं, इसे फेरों संख्या, इसमें फेरों संख्या NP, इसमें है NS। क्लियर? इसका मतलब NP जो है वो कम है, NS से कम होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये डायग्राम आपको बोर्ड में बनाना है। क्लियर? अगर आएगा तो ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें प्राथमिक कुंडली जो होती है उसमें फेरों की संख्या जो होती है कम होती है, और सेकेंडरी कॉइल्स जो होती है उसमें फेरों की संख्या जो होती है ज्यादा होती है। इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है उच्चाई ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब ये है कि ये प्रत्यावर्तता को बढ़ाने काम करेगा, यानी कि ज्यादा करने का काम करेगा। क्लियर? आगे चलिए, दूसरा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर क्या होता है, अपचायी ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसे यहां से हटा देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो अपचायी ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम करने का काम करता है, कार्य करता है, तथा इसके प्राथमिक कुंडली में P यानी प्राथमिक कुंडली P में फेरों की संख्या दूसरी कुंडली S से ज्यादा होती है। यानी पहली वाली कुंडली जो ये वाली है, इसमें फेरे ज्यादा मिलेंगे और इस वाली में कम मिलेंगे। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब देखिए, जब फेरे इस वाली में ज्यादा होंगे, प्राथमिक वाली में हमेशा वोल्टता प्राथमिक कुंडली से ही दी जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक कुंडली में जब हम धारा देंगे तो आपको पता है इसमें फेरे कम है तो फ्लक्स कम मिलेगा, तो प्रेरित विद्युत बल भी कम होगा। क्लियर? इसका मतलब NP जो है वो ज्यादा होता है NS से, यानी NP फेरों संख्या प्राथमिक कुंडली में, और NS यानी कि फेरों संख्या है सेकेंडरी कॉइल से यानी कि द्वितीय कुंडली में, ये इसमें ज्यादा होती है। इसी का ऐसा ही डायग्राम बनाना है आपको इसके लिए भी। ठीक है नहीं, ऐसे आपको बना देना है, यहाँ पर P यहाँ पर S, इसमें फेरे क्या करने हैं आपको, अब इसमें फेरे आपको ज्यादा करने हैं और इसमें फेरे आपको कम करने हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया है कहां कहां पर होते हैं और कहां कहां पर आप देख के ही पता कर सकते हैं कहां पर वोल्टेज कम मिल रहा है हमको और कहां वोल्टेज हाई जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं
ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे, बस इसमें फेरों की संख्या ज्यादा कर देनी है और इसमें कम कर देनी है। ठीक है, ऐसे ही रखना है बिल्कुल, पी इधर एस इधर। क्लियर, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इसकी क्रिया विधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रिया विधि की। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं इसे क्रिया विधि की। क्रिया विधि को आप किस प्रकार से लिखना है? देखिए, जो कुछ भी आपने अभी देखा और किस प्रकार से काम करता है, बस वही आपको लिखना है। किस प्रकार से, मतलब इसमें प्रत्यय स्रोत को कहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है नहीं, और कहाँ से बोलता मिलती है, वो सब कुछ आपको लिखना है। कब बोलता कम मिलती है, कब बोलता ज्यादा मिलती है, सब कुछ लिखना है। बस आपको ये देखना है कि लिखना कैसे है, ठीक है नहीं। तो चलिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ध्यान रखिए, जब हम पहली कुंडली आपको दिखाई दे रही है, हम बोलता यहीं से देंगे। तो प्राथमिक कुंडली से हम क्या देंगे? बोलता देंगे, यानी कि प्रत्यावर्ती स्रोत से इसको जोड़ देंगे। तब इसमें क्या होता है, देखिए, जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली में धारा के प्रवाह से कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि जैसे हम इस वाली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, स्रोत देंगे, प्रत्यावर्ती स्रोत, तो इसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये तो ऑस्ट्रेलिया में बता दिया था, ठीक है नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हुआ है, यही चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इस वाली कुंडली से गुजरेगा, ठीक है नहीं, इस वाली कुंडली से गुजरेगा। तो क्या है? तो यह चुंबकीय क्षेत्र जब पास वाली दूसरी कुंडली से गुजरता है तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे ही गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ से बररेखा जाएंगी इससे होते हुए, नरम लोहे से होते हुए, और इस प्रकार से आएंगी, ठीक है नहीं। तो जब इसमें से गुजरेंगी तो यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में अन्योन्य की घटना से, अन्योन्य घटना से, यानी कि दूसरी कुंडली में अन्योन्य की घटना से एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। ये घटना कौन सी होती है? अन्योन्य की घटना होती है। क्योंकि जब ये कुंडली यहाँ पर है तो दूसरी वाली कुंडली में क्या हो रहा है? एक घटना हो रही है, जिससे प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम कहते हैं अन्योन्य की घटना, ठीक है नहीं। तो अन्योन्य की घटना से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यहाँ से मिल रहा है, ये कुंडली की फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर इसमें फेरे ज्यादा होंगे इससे, तो इसमें ज्यादा मिलेगा। अगर इसमें कम होंगे इससे, तो इसका मतलब इसमें कम मिलेगा, ठीक है नहीं। तो यहां से तो हमें निर्गत वोल्टता ही मिलेगी सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है। तो वही है, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात जब प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या दूसरी कुंडली से कम होती है, दूसरी कुंडली से क्या हो? कम, इस वाले में कम हो, इसमें ज्यादा हो होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा प्राप्त होता है। क्या मिलता है? हमें ज्यादा मिलेगा, यहाँ वोल्टता ज्यादा मिलेगा, ठीक है नहीं। यदि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या पहली कुंडली से कम होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कम प्राप्त होता है, ठीक है नहीं। अगर इसमें फेरों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो, इसमें कम हो, तो इसका मतलब इसमें कम ही मिलेगा। तो कहने का मतलब सारा यहाँ पर यह है कि इसमें कम होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर होगा तो बराबर ही मिलेगा, ठीक है। तो एक में ज्यादा, एक में कम होता ही है। तो यही होता है ऐसा क्रिया विधि। आप इसे एक बार पीछे वीडियो को करके फिर दोबारा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। स्टार्ट आपको यहीं से करना है, जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती स्रोत देते हैं या जोड़ते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक है। तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र दूसरी वाली कुंडली से गुजरता है और यह घटना होती है अन्योन्य की घटना, जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या से क्या हो? कम हो, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है नहीं। अगर इस वाली कुंडली यानी दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या और पहली कुंडली में फेरों की संख्या से क्या हो? कम हो, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो ये होता है इसका क्रिया विधि। चलिए अब हम थोड़ा सा इससे गणना करते हैं कि यहाँ पर कि ये वाली प्राथमिक कुंडली है और ये वाली सेकेंडरी कुंडली, तो इसमें हम थोड़ी सी गणना करते हैं और गणना के आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ फैराडे का नियम लगता है और किस प्रकार से पहली कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो दूसरी कुंडली में किस प्रकार से प्राप्त होता है, ज्यादा या कम, ठीक है। उसको हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ी सी गणना करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी।
चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं, थोड़ी सी इसकी गणना कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं फैराडे का नियम किस प्रकार से इसके अंदर लगता है। ठीक है, तो चलिए, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है और ये आपकी सेकेंडरी कुंडली। मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है आपकी, NP है, क्लियर। और इस वाली मान लेते हैं कितनी है कि NS है, ठीक है, कितनी है NS, ठीक, इस प्रकार से है। अब आप करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली में फैराडे का नियम लगाएंगे। तो फैराडे के नियम से यहां पर करेंगे, फैराडे के नियम से, ठीक है नहीं। और फैराडे के नियम से करेंगे तो प्रथम कुंडली हेतु, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रथम कुंडली हेतु, ठीक है। प्रथम कुंडली हेतु अगर हम बात करें यहां पर, तो प्रथम कुंडली में अगर आप फैराडे का नियम लगाओगे तो क्या कहता है, पहली कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बोले E1 बोलेंगे इसको, ठीक है नहीं, ये बराबर हुआ किसके, यानी कि इसमें फेरों की संख्या यानी कि NP, ठीक है नहीं। फ्लक्स में परिवर्तन हम मान लेते हैं इसका कितना हो रहा है d और वट्टे में कितना हो रहा है dt समय लग रहा है। समय तो सबको मान लीजिए सेम लगेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो हमने इस प्रकार से लगेगा और यहाँ पर चिन्ह आता है माइनस का, वो तो कैसे लिए आता है, लेंज के नियम से आता है, क्लियर। तो प्राथमिक कुंडली के लिए हमने इस प्रकार से लगा दिया। अब देखिए जिस प्रकार से हो गया, इसको हम आप समीकरण मान लेंगे फर्स्ट इस प्रकार से। अब दूसरी कुंडली के लिए हम बात करेंगे, दूसरी कुंडली हेतु, यहां फैराडे का नियम लगाएंगे। तो दूसरी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहकबल उत्पन्न हुआ है उसे मान लेंगे E2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, दूसरी कुंडली फेरों संख्या NS और फ्लक्स में परिवर्तन d और समय कितना लगा, सेम लग रहा है dt, ठीक है नहीं। इस प्रकार से इसको मान लेंगे सेकंड, क्लियर, इस प्रकार से होगा। अब करना क्या है, अब क्या करना है, हमें समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग लगाना है। फर्स्ट में सेकंड से भाग लगाएंगे तो समीकरण फर्स्ट में यहां लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग करने पर, तो चलिए भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर हो जाएगा ये E1 बटे E2 बराबर हो जाएगा, यहां पर करेंगे तो हो जाएगा NP d बट्टे में था dt, इसमें भाग लगा रहे हैं हम NS और d अपॉन में हो जाएगा dt, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप खुद देखिए यहाँ से कि ये जो d और dt कट जाएगा यहाँ से, ठीक है नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ बचेगा आपका क्या कि E1 बटे E2 बराबर बचेगा NP बटे NS, क्लियर। तो इस प्रकार से निकल के आएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या होती है, यहाँ कंडीशन ये होती है कि आपको करना क्या है, यहाँ पर केस लगाना है। क्या केस लगाना है, सबसे पहले देखिए इसे कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, अगर हम मान लेते हैं कि पहली कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है दूसरी कुंडली से, तो आप लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट में आपको लिखना है, केस नंबर फर्स्ट में आपको लिखना है, लिखिए यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक है, ठीक है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अधिक है, ठीक है नहीं, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है नहीं। तो इस कंडीशन में आप अगर देखेंगे तो आप खुद देखिए यहाँ पर, ये इस कंडीशन में यानी जब NP में फेरे ज्यादा है NS से, तो आप देखिए NP में फेरे ज्यादा है किससे, NS से, तो ये वाला कम है इससे, तो जब ये कम है ये वाला तो ये भी कम होगा ऑटोमेटिक, ठीक है नहीं। अब देखिए NS कम है तो E2 भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और NP ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि जो E1 जो होगा वो ज्यादा होगा E2 से, इसका मतलब E2 जो होगा वो कम होगा, ठीक है नहीं। और आप लिख सकते हैं कि दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल से कम होगा, ठीक है नहीं, कैसा होगा, कम होगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे केस नंबर सेकंड की, तो केस नंबर सेकंड क्या है, ठीक इसी प्रकार लिखेंगे कि माना ऐसे लिखेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या से कम है, यानी कम है इसका मतलब उल्टा है इसका। अब NP जो है कम हो गया,
यानी कि इसका मतलब NS ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में आप देखोगे, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए अब NP जो है कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा, जब ये ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो है कि E1 जो हो गया वो क्या होगा, छोटा हो गया, और E2 ज्यादा हो गया। तो कह सकते हैं अतः, आप लिखेंगे नीचे उसके बाद अतः, इस प्रकार से लिखने के बाद आप लिखेंगे अतः दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल प्राथमिक कुंडली के प्रेरित विद्युत बल से ज्यादा होता है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, यहाँ पर फैराडे का नियम लगता है। ये इसका ध्यान रखना है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर के बारे में, इसकी क्रियाविधि, रचना, प्रकार और सिद्धांत। ठीक है नहीं, ये क्या काम करता है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। गणना इस प्रकार से करते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बहुत उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक फिर से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको अवश्य तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने के लिए अवश्य आएगा। ठीक है नहीं, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।